21 साल का एक नौजवान जिसके ऊपर उसके उम्र से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है। करीब 700 शार्प शूटर्स उसके एक इशारे पर अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार रहते हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जिसके नाम से कांपती है, ऐसा शख्स जो कि हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का डॉन कहलाया जाता है, नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों नमस्कार। ये कहानी एक ऐसे नवयुवान की है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चंडीगढ़ आता है, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार है, जिसके पापा पुलिस ऑफिसर थे, जिसके नाम पर करीब 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन आज भी है, जिसे कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही युवा एक खूंखार गैंगस्टर बन जाता है जिसके ऊपर 50 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसी गैंगस्टर की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया और सलमान खान को मारने की भी धमकी दे दी है। ऐसी कहानी तो किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन दोस्तों ये 100% सच कहानी है। तो आइए देखते हैं एक छोटे गांव का लड़का बगैर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के और बगैर किसी वजह के कैसे बना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर। 28 मई 2022 पंजाबी गानों के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने हटा ली। अगले ही दिन मानसा में सिद्धू मूसेवाला पर गोलियों की बौछार की गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था हिंदुस्तान के सबसे बड़े जेल में, यानी कि तिहाड़ में। वैसे ये जेल इतना बड़ा है कि उसमें करीब 19,000 कैदियों को रखा गया है, लेकिन किसी को भी हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसी हाई सिक्योरिटी एरिया के अंदर बाकी के कई खतरनाक कैदियों के साथ रहता था लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस की माने तो सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान लॉरेंस बिश्नोई और उसका साथीदार गोल्डी ब्रार, जो कि कनाडा में रहता है, इन दोनों ने मिलकर ही बनाया था। लेकिन ये बात शायद लॉरेंस बिश्नोई के गांव के लोगों को शायद सच ना लगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब तक गांव में था तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे जाके वो इतना खतरनाक गैंगस्टर बनेगा। लॉरेंस बिश्नोई की कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई हुई दुतरावाला गांव में, जो कि पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके पापा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। 1997 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर किसान बनने का फैसला लिया। गांव वाले कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पापा के पास बहुत सारी जमीन है। उतना ही नहीं तो खुद लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर करीब 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन आज भी है। क्राइम की दुनिया में कदम रखने की कोई वजह थी ही नहीं। कक्षा 10वीं की पढ़ाई करने के लिए लॉरेंस के पापा ने लॉरेंस को एजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल अबोहर में दाखिला दिलवाया। 10वीं की पढ़ाई होने के बाद लॉरेंस शिफ्ट हुआ चंडीगढ़, जहां पे उसने DAV स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया। बिश्नोई को एथलेटिक्स का बहुत बड़ा शौक था। कॉलेज खत्म होने के बाद वो तुरंत पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाता था। वहां कई ऐसे स्टूडेंट से उसकी दोस्ती हो गई जिनके पापा भी पुलिस ऑफिसर थे। उन्हीं में से एक था संपत नेहरा। संपत नेहरा खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था और उसके पापा भी पुलिस ऑफिसर थे। यही संपत नेहरा आगे जाके बिश्नोई गैंग का शूटर बना। ऐसे कई दोस्त लॉरेंस बिश्नोई ने उस वक्त बनाए जो आगे जाके उसकी गैंग के मेंबर बन गए। 2007 में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन किया, जहां उसकी मुलाकात हुई गोल्डी ब्रार से। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और आज भी गोल्डी ब्रार बिश्नोई गैंग का एक टॉप का लीडर है और वो गैंग को कनाडा से कंट्रोल करता है। लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत इन्हीं दिनों हो चुकी थी। सन 2008 में लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त रॉबिन ब्रार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू के इलेक्शन के अंदर खड़ा था। उसकी जीत के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऑपोजिशन कैंडिडेट के ऊपर गोली चलाई। इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन डराने का था, ताकि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। यह पहली बार था जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम पुलिस रिकॉर्ड के अंदर आया। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हो चुका था। पहली बार बिश्नोई को जेल की हवा खानी पड़ी। कहते हैं क्राइम का रास्ता वन वे होता है, एक बार अंदर चले जाओ तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है।
जेल में लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेल में उसके कई क्रिमिनल्स के साथ संबंध बने। उसमें से एक था रंजीत डुप्ला। रंजीत एक आर्म्स डीलर था। उसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई को कई सोफिस्टिकेटेड हथियार मिलने लगे। बिश्नोई जेल में होने की वजह से रॉबिन ब्रार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू का इलेक्शन हार चुका था। कुछ समय बाद बिश्नोई को बेल मिल गई। कुछ महीने बीतने के बाद इलेक्शन की हार का बदला लेने के लिए जो कैंडिडेट जीता था उसके भाई पर लॉरेंस बिश्नोई ने गोली चला दी। बिश्नोई पर वापस केस फाइल किया गया और उसे जेल भेजा गया। लेकिन इस बार बिश्नोई के लिए जेल कोई नई जगह नहीं थी। अब वो जेल के एनवायरनमेंट से खुद को मैच कर चुका था। उसने जेल में अलग अलग क्रिमिनल्स से और लोकल गैंग्स से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। शायद यही से लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। 2010 में लॉरेंस बिश्नोई खुद सोपू के इलेक्शंस के अंदर खड़ा हुआ। यह उसकी लाइफ का पहला इलेक्शन था, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर उसे हार का सामना करना पड़ा। बिश्नोई का गर्म खून यह हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर विनिंग कैंडिडेट्स को जम के पीटा और उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। पुलिस ने बिश्नोई को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो और उसके दोस्त अंडरग्राउंड हो चुके थे। करीब 15 दिन बाद पुलिस के डर से बिश्नोई ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। करीब 3 हफ्तों बाद बिश्नोई और उसके साथियों को छोड़ दिया गया था। बिश्नोई जेल से वापस आ चुका था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में वापस आ चुका था। पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में बिश्नोई के नाम का आतंक फैल चुका था। अब कोई भी उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा रहना नहीं चाहता था। 2011 के सोपू के चुनाव हुए। इस बार बिश्नोई जीत गया और वो सोपू का चेयरमैन बन गया। 2012 में लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। पंजाब यूनिवर्सिटी पर उसकी गैंग का पूरा कंट्रोल था, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। बिश्नोई ने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वो पंजाब के सारे कॉलेजेस के ऊपर राज कर सके। सारे कॉलेज इलेक्शंस के अंदर बिश्नोई गैंग के मेंबर्स खड़े होने लगे और जीतने लगे। अगर कोई ऑपोजिशन में खड़ा होता तो या तो पीटा जाता या तो मारा जाता। 2013 के मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज के इलेक्शंस के अंदर बिश्नोई गैंग के कैंडिडेट को जिसने हराया था उसे बिश्नोई ने मार दिया। बिश्नोई पर लगे केसेस की फेहरिस्त बढ़ती जा रही थी। साल के करीब 4 से 5 महीने उसे जेल में ही बिताने पड़ते थे, लेकिन उसकी पावर कहीं कम नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन बिश्नोई के लिए अपनी गैंग में लोगों को भर्ती कराने का जरिया बन गया। कई कॉलेज के बच्चे उसे यूथ आइकॉन मानने लगे और उसकी गैंग में शामिल होने लगे। उसकी बढ़ती हुई पावर देखकर पंजाब और हरियाणा के कई पॉलिटिशियंस भी उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे। अपने ऊपर लगे केसेस को ढीला करने में और जेल के अंदर सभी प्रकार के ऐशो आराम हासिल करने के लिए इन पॉलिटिशियंस का लॉरेंस बिश्नोई ने खूब इस्तेमाल किया। बिश्नोई गैंग को फंडिंग की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। कॉलेजेस के ऊपर कब्जा करने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई को पॉलिटिक्स के अंदर दिलचस्पी होने लगी थी। उसे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथ में रखना था। लुधियाना म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त करमवीर का भाई एज अ कैंडिडेट खड़ा था। उसके चुनकर आने के चांसेस बहुत कम थे और इसीलिए करमवीर ने लॉरेंस बिश्नोई से मदद मांगी। बिश्नोई ने अपोजिशन कैंडिडेट को धमकी दे दी और चुनाव से दूर रहने को कहा, लेकिन वो माना नहीं। बिश्नोई ने वोटिंग के दिन ही उसके ऊपर दिन दहाड़े गोलियां चलवाई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पूरा लुधियाना बिश्नोई के डर से कांपने लगा। पुलिस ने बिश्नोई को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बिश्नोई अपने एक बचपन के दोस्त के साथ जयपुर में अंडरग्राउंड हो चुका था। जयपुर में बिश्नोई के साथ उसका चचेरा भाई अमनदीप भी था। जयपुर में बिश्नोई की मुलाकात हुई रविंदर से। रविंदर का हरियाणा में वाइन का बिजनेस था और वो गैर कानूनी शराब की तस्करी भी करता था। यही से शुरुआत होती है बिश्नोई गैंग के बिजनेस वर्टिकल की। अब तक बिश्नोई गैंग के फंडिंग का सोर्स था प्रोटेक्शन मनी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और पॉलिटिशियन से मिलने वाली मदद। लेकिन बिश्नोई को फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत महसूस हो रही थी। करीब 700 नौजवान बिश्नोई के गैंग में शामिल हो चुके थे और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना भी उतना ही जरूरी था। नए हथियार लेने में और पुलिस और प्रशासन को संभालने में पैसों की सख्त जरूरत थी। बिश्नोई ने अपने पैसे लगाकर अपने भाई अमनदीप के नाम पर शराब का बिजनेस शुरू कर दिया।
अमनदीप अब रविंदर के साथ मिलकर शराब की तस्करी करने लगा। कुछ दिन बिजनेस अच्छा चला, लेकिन ये बात कुछ लोकल गैंग को पसंद आई नहीं थी। बिश्नोई के बिजनेस की वजह से उनका शराब का बिजनेस कम हो रहा था। एक दिन मौका देखकर 4 लोगों ने अमनदीप पर हमला किया और उसे मार दिया। अमनदीप मारा जा चुका था। यह लॉरेंस बिश्नोई के लिए सबसे बड़ा शॉक था। पहली बार कोई उसका अपना मारा गया था। बिश्नोई ने अपने भाई का बदला लेने की ठान ली और उन 4 को ढूंढना शुरू किया। 4 में से एक को राजस्थान के डबवाली कोर्ट में मार दिया गया। बिश्नोई को खबर लगी कि दूसरा हत्यारा गुरुग्राम में है। उसे मारने के लिए बिश्नोई और उसके साथी निकले थे, लेकिन यह टिप पुलिस को भी मिल गई थी। पुलिस ने गुरुग्राम में नाकाबंदी करके लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को पकड़ लिया, लेकिन जेल की 4 दीवारें अब लॉरेंस बिश्नोई को रोक नहीं सकती थी। जेल में कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ लॉरेंस बिश्नोई की सांठगांठ थी, जिसकी वजह से जेल में लॉरेंस बिश्नोई को बड़े आसानी से मोबाइल मिल जाता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के मेंबर्स के साथ बात करने के लिए अक्सर VoIP का इस्तेमाल करता है। VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP के जरिए किया हुआ कॉल डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। अगले कुछ साल में बिश्नोई ने अपने भाई के सभी हत्यारों को मार दिया। उतना ही नहीं तो उन सभी लोगों को उसने खत्म किया जो उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई जेलों में बिश्नोई का ट्रांसफर किया गया, लेकिन उसकी गैंग बढ़ती ही चली गई। 25 जुलाई 2016 के दिन राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सलमान खान को ब्लैक बक केस में, यानी कि काले हिरणों की शिकार करने के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। काले हिरण बिश्नोई समाज के लिए पवित्र माने जाते हैं, इसीलिए कोर्ट के इस फैसले की बिश्नोई समाज की तरफ से कड़ी निंदा की गई। लॉरेंस बिश्नोई ने यह ऐलान कर दिया कि वो सलमान खान को वहीं पर मारेगा जहां पर काले हिरणों की हत्या हुई थी। बिश्नोई सिर्फ धमकी देने तक नहीं रुका, बल्कि उसने अपने कॉलेज टाइम के दोस्त संपत नेहरा को सलमान खान के घर की रेकी करने भेज दिया। 2018 में हरियाणा पुलिस ने जब संपत नेहरा को हैदराबाद से अरेस्ट किया, तब यह बात सामने आई। दोस्तों, अभी लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की मंडोली जेल में है, लेकिन जल्द ही उसे सिद्धू मूसेवाला केस के सिलसिले में पंजाब की जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। बिश्नोई का राइट हैंड गोल्डी ब्रार कनाडा पुलिस के टॉप 10 वांटेड की लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई को जब उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपराध की जिंदगी से तंग आ चुका है। अगर उसे मौका दिया जाए तो वो वापस एक बार सामान्य नागरिक की जिंदगी जीना चाहता है। हमारे देश के नौजवानों को लॉरेंस बिश्नोई का जीवन सबसे बड़ी सीख है। अगर गुनाह के रास्ते चलोगे तो जिंदगी तबाह होना तय है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। आपको हमारी मेहनत अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।